Right. Hi everyone. Good morning. Good morning, Krishna. Hi Harsh. Hi Shavya. Good morning, Prashast. Hi Sarvesh. All right. So आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट टाइट्रेशंस. लास्ट क्लास में मैंने आपको बफर सॉल्यूशंस एंड उनके साथ रिलेटेड क्वेश्चंस एंड कैलकुलेशन समझाए थे. किसी को उनमें कोई डाउट है? एनी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन? ऑल राइट. ठीक है. तो फिर अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ सकते हैं. ठीक है. In terms of the pH calculations that we were supposed to do as a primary section in this chapter, हमने वो देख लिया है. Titrations में अब आप notice करोगे that it will be a revision of almost all the pH calculation scenarios that we have seen in our previous lectures. अभी कोई नए pH कैलकुलेशन के सिनेरियोज मैं आपके साथ में नहीं डिस्कस करूंगा. ठीक है. सो इफ यू लाइक ट्राई एंड समराइज दैट हम लोगों ने कितने pH कैलकुलेशन सिनेरियोज देख लिए हैं इन द लास्ट 3-4 लेक्चर्स, तो आपको एक अंदाजा लगेगा दैट अराउंड 10, 15, 20 सिनेरियोज तो हमने देख लिए होंगे. एंड जैसे जैसे अब आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते जा रहे हो तो आपको समझ में आएगा दैट आयोनिक इक्विलिब्रियम का चैप्टर उसको डिफिकल्ट क्यों बोला जाता है. द sheer variety of pH calculation scenarios, and within that variety remembering formula associated with pH calculation, remembering approximation associated with pH calculations, ये अपने आप में एक बड़ा टास्क हो जाता है. एंड देयर इज नो शॉर्टकट टू इट. ठीक है. पहला आइट्रेशन जो है वो तो आपको सिनेरियो समझने में, उनको प्रैक्टिस करने में निकल जाएगा. टू अक्वायर कॉन्फिडेंस ओवर इट would require a second iteration of this chapter, would require you to be able to resolve the questions, understand what these scenarios were, and recollect, capture them in a formula sheet, in a concise 3-4 page formula sheet of the chapter, so that in future जब भी आपके सामने से ionic equilibrium का question आएगा, the first thing that would happen is that you would need to identify कि ये कौन से pH कैलकुलेशन सिनेरियो के बारे में बात हो रही है. ठीक है. समटाइम्स इट माइट बी डायरेक्टली क्लियर इन फ्रंट ऑफ यू, समटाइम्स इट माइट बी समथिंग इनडायरेक्ट. आपने समथिंग प्लस समथिंग मिलाया, that something plus something might react with each other, and then the final solution is what will help determine the pH calculation. तो ये एक अंडरलाइन तरीका रहेगा in this chapter, along with the knowledge of certain weak acids, weak bases and their salts, ताकि आप करेक्टली सिनेरियोज भी आइडेंटिफाई कर पाओ. ठीक है. तो इन सब का रिवीजन आपका एक टाइट्रेशंस के सब टॉपिक में डेफिनेटली होगा. आप देखते जाओ किस तरीके से इट विल हेल्प यू रीकैप ऑल दोज सिनेरियोज दैट यू हैव डन. नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स, टाइट्रेशन आप लोगों ने अपने जूनियर क्लासेस में डेफिनेटली एज एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म भी करे होंगे एंड एज थ्योरी उनके बारे में थोड़ा पढ़ा भी होगा. आई विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच. टाइट्रेशन होता क्या है? At the very core, at the very basic, it's a simple lab technique that is used to determine
unknown concentration of a solution with another solution of known concentration, and we take the help of an indicator. Typically ये जो known unknown होते हैं, these are acids and base, especially in this chapter when we are going to study acid base titration. तो एसिड या बेस में से कोई एक आपको नोन होगा, बाय नोन एज इन उसका कॉन्सेंट्रेशन आपको पता होगा, एंड जो दूसरा पार्ट है, दूसरा सब्सटेंस है, उसका कॉन्सेंट्रेशन आपके लिए अननोन रहेगा. बाय डूइंग टाइट्रेशन यू कैन determine the concentration of that unknown solution. This is what the basic understanding of titration is. Now अब आप नोटिस करना किस तरीके से ये टाइट्रेशन का प्रोसेस करा जाता है. सो सेटअप इज समथिंग इन दिस वे. जो अननोन कॉन्सेंट्रेशन का सॉल्यूशन है उसको हम लोग टाइट्रेंड बोलते हैं. इसको हम लोग एक बीकर में या कॉनिकल फ्लास्क में लेते हैं. ठीक है, ऐसा कंपल्शन नहीं है. दिस इज नॉट अ कन्वेंशन, दिस इज नॉट अ कंपल्शन, बट टिपिकली जो बीकर या फ्लास्क में रहता है नीचे वो अननोन कॉन्सेंट्रेशन का रहता है, उसको हम लोग टाइट्रेंड बोलते हैं. एंड इस अननोन कॉन्सेंट्रेशन वाले को हम किसी नोन कॉन्सेंट्रेशन के स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जिसको हम टाइट्रेंट बोलते हैं, इससे रिएक्ट करवाते हैं. नाउ जो ये अननोन है इसका एक पर्टिकुलर वॉल्यूम हमें पता होता है कितना रहता है, एंड जो ये टाइट्रेंट हम लोग ऊपर से डालते हैं, वी एड इट इन अ ड्रॉप बाय ड्रॉप मैनर. कब तक ऐड करते हैं इसको ड्रॉप बाय ड्रॉप मैनर में? जब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता बिटवीन द टू. अब रिएक्शन कंप्लीट हो गया वो कैसे पता पड़ता है? दैट इज समथिंग विच इज टोल्ड टू अस बाय द इंडिकेटर, राइट? बिकॉज हम अपनी आंखों से तो देखते नहीं है ना कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट कर रहा है, कंप्लीट रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हमें ऐसे आंखों से नहीं दिखता है. We need certain indicator, and that indicator which we use typically in these titrations are color based indicator. So when the reaction gets complete, there is a sudden change in the color of these indicators. How those indicators work वो मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा. बट जैसे वो कलर चेंज मिलेगा हम ये ड्रॉप्स डालना बंद कर देंगे और हम लोग नोट डाउन कर लेंगे कि कितना वॉल्यूम हमने नॉन कॉन्सेंट्रेशन का डाला है. After noting down that value, okay, we can perform the basic calculations that the moles of H plus coming from the say unknown should be equal to the moles of OH minus coming from the known, assuming unknown was acid and known was base. ठीक है, उल्टा भी हो सकता है. तो यहाँ पर मोल्स कैसे निकलेंगे? C1 इंटू V1. ठीक है, मान लेते हैं कि मोनोप्रोटिक एसिड ही है तो मोलारिटी इंटू वॉल्यूम करके उसके मोल्स मिल जाएंगे, एंड जो नॉन कॉन्सेंट्रेशन का हमने बेस डाला उसका भी हम मोलारिटी इंटू वॉल्यूम लिख के मोल्स निकाल लेंगे. ठीक है, C2 आपको पहले से पता था, V2 आपने एक्सपेरिमेंटली मेजर करा ड्रॉप बाय ड्रॉप, V1 आपको पहले से पता था, राइट? तो you will now should get the answer of C1, the unknown concentration of the titrant. ठीक है, ये समझ में आया how titration works? Wonderful.
Now इस पूरे डिस्कशन में the only thing which would have been a mystery to you is how does that indicator work. ठीक है, how does it show that color change, जहां पर we are able to say that okay reaction complete हो गया है, now note down the values and perform the calculations. So let's look at how indicators work, and especially we are talking about color based indicators. तो आप यहाँ पे नोटिस करो, indicators are also organic weak acids and weak bases which are added in small quantity to the solution. ठीक है, जिस solution में टाइट्रेशन होगा उस solution में हम इनको ऐड करते हैं. स्मॉल क्वांटिटी में क्यों ऐड करते हैं? बिकॉज वी डोंट वांट दीज इंडिकेटर्स टू इन्फ्लुएंस द पीएच ऑफ सॉल्यूशन. ठीक है, वी जस्ट वांट देम टू बी सेंसिटिव टू द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन बट नॉट चेंज इट. इसलिए हम इनको स्मॉल क्वांटिटी में ही ऐड करते हैं. व्हाट हैपेंस व्हेन वी ऐड दीज इंडिकेटर्स, यहां पे नोटिस करना. फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आई टुक HIN. ठीक है, IN स्टैंड्स फॉर इंडिकेटर. ठीक है, नॉट इंडियम एज एन एलिमेंट, इट इज IN representing इंडिकेटर. ठीक है, ये होगा कोई ऐसे ऑर्गेनिक सा बड़ा सा मॉलिक्यूल जिसमें एक एसिडिक H होगा. ठीक है, इसको हम लोग स्मॉल क्वांटिटी में सोल्यूशन में डाल देते हैं. अब सोल्यूशन में डालने पर क्या होता है, ये इंडिकेटर ऑफ कोर्स अपना खुद का इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है, राइट. HIN dissociates into H plus and IN minus as per its own equilibrium constant KIN. Now depending upon solution में कितना H plus है, ठीक है, solution का जो pH है, depending upon that ये equilibrium establish होता है. अगर मान लो सोल्यूशन एसिडिक है, यानी कि सोल्यूशन में H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो फिर ये इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्टेड रहेगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? दिस इक्विलिब्रियम वुड बी शिफ्टेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन. दैट मीन्स ये जो HIN है, दिस फॉर्म will be the dominant form. This is called as the acidic form or the unionized form of the indicator, and this will have a particular color. And because this is the dominant species in this acidic solution, ठीक है, जहां पे H plus concentration ज्यादा है, तो solution आपको acidic color show करेगा. ठीक है, whatever that color could be, maybe it is red. अगर मान लो सोल्यूशन बेसिक हुआ, यानी कि सोल्यूशन में H प्लस कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ये इक्विलिब्रियम किधर शिफ्टेड रहेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, राइट. देन वी कैन से दैट IN माइनस विल बी द डोमिनेंट फॉर्म ऑफ द इंडिकेटर. जो टोटल इंडिकेटर हमने डाला था वो predominantly IN माइनस या बेसिक फॉर्म या आयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. एंड द स्पेशल थिंग इज द इंडिकेटर का the unionized form, the basic form will have some other color, some another particular color that it will show. So as a consequence, say for example ये blue color है, तो अगर solution basic हुआ तो ये indicator blue color या blue form में present होगा. So this is the special aspect about indicator, that it is nothing but a weak acid or a weak base only, जिसका equilibrium is influenced by the amount of H plus or OH minus in the solution, and it governs what will be the dominant form of that indicator
And the peculiar or the special aspect about the indicator is that acidic form और basic form के अलग अलग colors होते हैं. So we are able to clearly tell how the solution is going to be. Having said this, जब आप indicators के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, indicators के examples के बारे में सुनते हो, समझते हो, तो you are often also provided the information, ठीक है, about something called as indicator range. ठीक है, इंडिकेटर के साथ में उसकी एक रेंज मेंशन करी होती है. जैसे फॉर एग्जांपल, if I give you the names of some very commonly used indicators which you ought to remember, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे इंडिकेटर्स रहते हैं, बट ये 4 इंडिकेटर्स मैं आपको बोलूंगा ध्यान में रखने के लिए. इन चारों के बारे में इनके एसिडिक कलर एंड बेसिक कलर भी ध्यान रखने हैं. एंड आप नोटिस करोगे इन द लास्ट कॉलम इन सब इंडिकेटर्स के साथ में उनका रेंज भी मेंशन किया होता है. व्हाट डज दैट रेंज मीन? तो आप नोटिस करोगे एक इंडिकेटर का रेंज pH 1 से pH 2 अगर मेंशन किया हुआ है, तो व्हाट इट मींस इज दैट अगर सॉल्यूशन का pH, ठीक है, pH 1 से कम है, ठीक है, तो आपका इंडिकेटर एसिडिक कलर शो करेगा. ठीक है, जैसे अगर मान लो मैं फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर के बारे में बात कर रहा हूं और जो सॉल्यूशन का पीएच है वो 8.3 से कम है, तो फिर फिनोल्फ्थालीन का एसिडिक फॉर्म व्हिच इज कलरलेस वुड बी डोमिनेंट. एंड अगर सॉल्यूशन का पीएच 2 से ज्यादा है, जैसे फिनोल्फ्थालीन के केस में 10 से ज्यादा है, देन जो बेसिक फॉर्म है इंडिकेटर का, that will be showing the predominant color. In phenolphthalein, that will be the pink color. Okay, now you may ask me the question, sir, what about between 8.3 and 10? The answer is that it will be a mix of the two shades. We would not be able to distinguish with human eye. जैसे phenolphthalein के केस में एसिडिक तो कलरलेस है और बेसिक पिंक है, तो 8.3 से 10 के बीच में इतना लाइट शेड ऑफ पिंक होगा कि ह्यूमन आई डिटेक्ट नहीं कर पाएगी. ओनली बियॉन्ड अ पीएच ऑफ 10 दैट शेड ऑफ पिंक बिकम्स विजिबल टू ह्यूमन आई. मे बी कोई और इंडिकेटर आप जैसे बात करो मिथाइल ऑरेंज के बारे में, तो एसिडिक कलर रेड रहेगा, बेसिक कलर येलो रहेगा. ठीक है, एंड शार्प अलग अलग कलर्स रहते हैं ये. बट अगर आप पूछोगे कि इस रेंज के बीच में है पीएच सॉल्यूशन का 3.2 से 4.4 के बीच में है, तो आई वुड से इट विल बी अ मिक्स ऑफ द टू शेड्स एंड आई वुड नॉट बी एबल टू क्लियरली से इज दैट गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम. वेल यू माइट थिंक सो कि अरे लाइक ये मिक्स शेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. वेल द आंसर इज नो, एंड हाउ इट इज अ नो वो मैं आपको थोड़ी सी देर में समझा दूंगा. You will see through examples and problems that how this is not going to be a problem at all while we are doing titrations. Now, as a numerical, ठीक है, say from JEE advanced perspective, ठीक है, मेंस में तो इस चीज के पूछे जाने का चांस कम है, बट फ्रॉम एन एडवांस पर्सपेक्टिव लेट्स से एक इंडिकेटर की रेंज कैसे निकाली जाती है, अगर आपको अप्रोप्रिएट डेटा मिल जाए तो यू कैन डू दैट कैलकुलेशन एज वेल. इनफैक्ट बुकलेट में एक दो क्वेश्चंस भी हैं वेयर यू कैन डिटरमाइन द रेंज ऑफ एन इंडिकेटर. कैसे डिटरमाइन कर सकते हो, हाउ इट वर्क्स?
ठीक है, आप नोटिस करना थ्रू दिस एग्जाम्पल. सो से यू हैव दिस क्वेश्चन गिवन टू यू. ठीक है, एक बार क्वेश्चन पढ़ लो, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ. ठीक है, पढ़ा क्वेश्चन. ऑलराइट, अब ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है उसको आप ध्यान से समझना. जब इस इंडिकेटर को हम लोग, बोला जा रहा है वीक एसिड टाइप इंडिकेटर है, इसको जब हम सोल्यूशन में डालते हैं तो ये अपना इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश करता है. ठीक है, के आई एन इज इक्वल टू एच प्लस इंटू आई एन माइनस अपॉन एच आई एन. ठीक है, ये एच प्लस कैसा रहता है? दिस एच प्लस इज एज पर द सोल्यूशन. ठीक है, so what we are seeing over here is that इस इंडिकेटर का एसिडिक कलर कब दिखता है? जब स्पीशीज बेयरिंग इट मतलब क्या हो जाएगा? HIN is 8 times the species bearing the basic color, right? So acidic color is visible when HIN concentration is 8 times IN minus concentration. If I put that data in this equilibrium ka expression, I'll get to know the H plus concentration at which it is going to happen. ठीक है, KIN तो मुझे दिया हुआ ही है क्वेश्चन में, ये रेशियो मुझे दिया हुआ है. आई पुट दैट ओवर हियर, आई गेट द वैल्यू ऑफ H प्लस एट विच द एसिडिक कलर इज विजिबल, and I take the log, I'll get the value of pH. Similarly, can you take an attempt when would be the basic color visible? ठीक है, मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ, थोड़ी सी मेहनत अब आपसे करवाता हूँ. By looking at the data of the question, can you calculate the pH concentration at which the basic color would be visible?
ऑलराइट, सो आप लोगों ने अटेम्प्ट लिया 6.2। ऐसे बेसिक कलर कब दिख रहा है? इसके लिए क्वेश्चन में डेटा दिया है दैट द स्पीशीज बियरिंग इट व्हिच इज आयन माइनस इज 16 टाइम्स द स्पीशीज बियरिंग द एसिडिक कलर। तो यू सब्स्टिट्यूट दैट डेटा ओवर इन द एक्सप्रेशन। KIN का वैल्यू आपको पता है, इससे आप H प्लस कैलकुलेट कर लोगे, देन यू टेक द लॉग, यू गेट द pH वैल्यू। सो यू गेट द वैल्यू ऑफ द pH रेंज एज 4.1 to 6.2। ठीक है, प्रशस्त कहाँ पे गलती करी समझ में आया? ठीक है, so this is the way in which, like when given adequate data, okay, when given adequate information, you can determine the range of an indicator. How do you read that range? That 4.1 से अगर कम होगा pH तो एसिडिक कलर शो करेगा, 6.2 से ज्यादा होगा तो बेसिक कलर शो करेगा। ठीक है, बीच में you will have certain mixed shade, but that is not going to be problem. अच्छा, sometimes नोटिस करना क्वेश्चंस में आपको हो सकता है ऐसा इतना डिटेल्ड डेटा ना मिले, ठीक है, विच इज टिपिकली देयर इन जेई मेंस का एग्जाम और समवेयर। तो वहां पर अगर कभी आपको अगर डिटेल्ड डेटा नहीं दिया हुआ है, इंडिकेटर की रेंज के बारे में बोला जा रहा है कि फिर भी वर्कआउट करो, तो आप जो भी KIN दिया हुआ इंडिकेटर का, ठीक है, उस KIN का +-1 की रेंज आप ले सकते हो। ठीक है, इन केस देयर इज नो डेटा दैट इज गिवन टू यू। ऑलराइट, सो इंडिकेटर कैसे वर्क कर रहा है उसको अब मैं डिटेल में आपको थ्रू एन एग्जांपल दिखाऊंगा। इंडिकेटर क्या होता है एटलीस्ट वो तो समझ में आ गया, व्हाट इज एन इंडिकेटर, व्हाट इज द स्पेशल एस्पेक्ट अबाउट द इंडिकेटर। ठीक है, अब वो कैसे वर्क करता है मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ आपको। सो लेट मी टेक द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस का टाइट्रेशन। नाउ व्हाइल टेकिंग दिस एग्जांपल, अभी मैं कुछ भी नोन अननोन नहीं रख रहा हूँ आपके लिए, सब कुछ नोन है, ऑल डेटा इज गिवन टू यू, ताकि मैं टाइट्रेशन कैसे वर्क कर रहा है वो एक्सप्लेन कर सकूं। ठीक है, तो अभी यहाँ पर एवरीथिंग इज नोन, नथिंग इज अननोन। ऐसा, सो यू हैव से HCl सॉल्यूशन 0.1 मोलर 100 ml, और आप इसमें NaOH का सॉल्यूशन डाल रहे हो इन अ ड्रॉप बाय ड्रॉप मैनर। NaOH सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन 0.1 मोलर है। ठीक है, आपको कितना ml डालना पड़ेगा NaOH टू complete the reaction? This is something which you can answer quite easily. कितना ml डालना पड़ेगा NaOH to complete the reaction? Everyone is able to do that quick calculation, 100 ml. ठीक है, so अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट डालने पर क्या क्या pH रहेगा सोल्यूशन का वो मैं आपके साथ में कैलकुलेट करना चाहूंगा। ठीक है, जिसमें दो डेटा पॉइंट्स का तो मैं हवा में आंसर दे सकता हूँ, दैट जब मैंने NaOH नहीं डाला है तो pH क्या होगा सोल्यूशन का, it will be just a strong acid solution, H plus concentration will be 0.1 molar and hence pH would be 1. And जब equivalence point होगा, equivalence point is that point जहां पर reaction complete हो जाता है। ठीक है, equivalence point समझ में आ रहा है? Equivalence point is when reaction is just complete. तो वहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस सॉल्ट बनेगा एंड उसका pH 7 रहेगा। ठीक है, बट
उसके पहले उसके बाद में आई वुड वांट यू टू डू पीएच कैलकुलेशंस डिपेंडिंग अपॉन कितना NaOH हम डाल रहे हैं, ठीक है। जैसे पहले वाला मैं आपको करके दिखा देता हूँ अपनी तरफ से, ठीक है। 10 ml वाला अगर मैंने डाला, ठीक है, तो आप क्या करोगे, एक स्ट्रॉन्ग एसिड एक स्ट्रॉन्ग बेस डाल रहे हैं, तो व्हाट यू अंडरस्टूड और व्हाट यू हैव लर्नड बिफोर आल्सो इज you do millimole analysis and you see what is there in the end. So you figure out that HCl के 10 millimoles है, ठीक है। मैं millimole analysis प्रेफर करता हूँ। So HCl के 10 millimoles थे, 100 into 0.1 and NaOH का 1 millimole आपने ऐड कर दिया था, 10 ml 0.1 मोलर। तो ये NaOH completely consume हो जाएगा। What you will be left with is 9 millimoles of HCl। बाकी NaCl तो यूजलेस सॉल्ट है, ठीक है। सो इट इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग एसिड सोल्यूशन ओनली। एंड यहाँ से जो H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन रहेगा, ठीक है, यहाँ पर अवॉइड दैट केयरलेस मिस्टेक, 9 मिलीमोल्स रहेंगे बट वॉल्यूम कितना हो जाएगा 110 ml, क्योंकि 100 ml ऑलरेडी था और 10 ml आपने ऊपर से डाला। विद दैट नोन कॉन्सेंट्रेशन अब आप pH निकालोगे तो आपका pH आ जाएगा 1.08, ठीक है। इट इज इंट अ प्रीटी लॉग वैल्यू, आई यूज्ड अ कैलकुलेटर ओवर हियर ओनली, you can also use and get me the answer of pH, ठीक है। तो ये 10 ml वाला मैंने कर दिया आपके लिए। अब आप बाकी डेटा पॉइंट्स का कैलकुलेशन मुझे करके बता सकते हो। हाउ वुड द pH change as we add NaOH to this solution? शुरू हो जाओ। सर बोलो। सर ओवर यार हमने 10 और 1 मिलीमोल्स कैसे लिए? मिलीमोल्स क्या होते हैं? वॉल्यूम इनटू मोलैरिटी से आता है ना। यस सर। करेक्ट। सो यहाँ पर वॉल्यूम HCl का कितना था सोल्यूशन का 100 ml और कॉन्सेंट्रेशन था 0.1, तो वॉल्यूम इन ml मल्टीप्लाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन से इसके मिलीमोल्स आ जाएंगे ना। ओके ओके सर ओके ओके हाँ सर राइट। ओके सर थैंक यू। तुम्हारी आवाज बहुत ऐसी लग रही है तुम तकलीफ में हो, एकदम चेंज हो गई है तुम्हारी आवाज हर्षल। हाँ सर एक्चुअली सर बीमार हो गए? वैक्सीन ली थी इसलिए। अच्छा वैक्सीन लिया उस वजह से ऐसे, ठीक है ठीक है। बुखार आ रहा है क्या तुमको वैक्सीन लेने के बाद? नहीं सर बस थोड़ा पेन है। ठीक, अच्छी बात है वैसे तो, वैक्सीन मतलब असर दिखा रही है अपना, लाइक योर बॉडी इज प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज टू अंडरस्टैंड एंड देन एक्ट ऑन दिस काइंड ऑफ वायरस। कौन सा लगाया, कोवैक्सीन कोविशील्ड? सर फाइजर। फाइजर? इंडिया में फाइजर कब से आने लग गया? सर एक्चुअली मैं इंडिया में नहीं रहता, मैं आई स्टे अब्रॉड, मैं कुवैत में रहता हूँ ओह, मतलब सर। इंटरनेशनल मूवीज। व्हेन ऑफलाइन स्टार्ट्स आई विल कम बैक टू इंडिया। अच्छा अच्छा, तो मतलब तुम लाइक जनरली इंडिया में रहते थे बट देन मतलब। नहीं सर मैं इधर ही ब्रॉट अप कुवैत में, तो मैं इधर ही रहता था, पर बिकॉज ऑफ द सिचुएशन मुझे 11th के बाद इंडिया मूव करना था, पर बिकॉज ऑफ द सिचुएशन आई कुडंट मूव कम बैक टू इंडिया, अच्छा सो आई वाज स्टक हियर ओनली, तो इट्स ओके आई डू टेक ऑल द क्लासेस फ्रॉम हियर। ठीक ठीक, तो तुम तो फिर जेई एडवांस में NRI कोटा में जाओगे? सर एडवांस में तो एनआरआई कोटा है नहीं ना। नहीं होता है क्या? मुझे जहाँ तक याद था होता है। सर आई डोंट थिंक सो, क्योंकि मैंने देखा था तब दिखा रहा था कि जेई में नहीं है एनआरआई कोटा। अच्छा, क्योंकि एग्जाम तो करवाते हैं उनका, आई थिंक। ओके सर मुझे नहीं पता सर, तो या देख लेना, पता कर लेना, इवन आई एम नॉट 100% श्योर।
चलो ठीक है, यस सर आज। हाँ आंसर्स आने शुरू हो गए। 50 ml का आंसर दिया है लोगों ने, बट ऐसा अलग अलग आंसर क्यों दे रहे हो? श्रव्या, गौतम, सर्वेश, तीनों का ही अलग आंसर आ रहा है, ऐसे कैसे? देखो लॉग का कैलकुलेशन अच्छा नहीं है, तो आई वुड रेकमेंड कि कैल्सी यूज कर लो। ठीक है, तो 50 ml का जब आप देखोगे तो ये 5 मिलीमोल HCl बचेगा, 5 मिलीमोल एंड वॉल्यूम हो जाएगा 150, तो pH आ जाएगा, ये एक्चुअली log 30 हो जाएगा, तो 1 + log 3। हाँ, तो प्रशस्त का, सर्वेश का, ईशान का और श्रव्या का सही है। श्रव्या भी थोड़ा सा लाइक गड़बड़ कर रही, बट चलो ठीक है, आसपास ही था, इतना गड़बड़ नहीं था। गौतम क्या कर रहे हो तुम? log 2 log 3 की वैल्यू सेम लिख दिया तुमने? नहीं सर, कैलकुलेशन मिस्टेक थी। कितना 50 मिस्टेक करोगे यार तुम? 5/150 को मैंने 5/150 को 1/150 का। कितना मतलब, कैसे एपेटाइट खत्म नहीं होता तुम्हारा यार कैलकुलेशन मिस्टेक करने का? जब तक दिन की 4-5 मिस्टेक क्लास में कर नहीं लो तब तक मजा नहीं आता तुम्हें। ऑलराइट देन 100 नहीं 100 नहीं, 50 के बाद 99 पर कितना आ रहा है कैलकुलेशन करके? pH आ रहा है, यस 3.3। ठीक है, वेरी गुड। ठीक है, 100 पे तो 7 पता ही है, 101 पे कितना आ रहा है? 101 पे नहीं प्रशस्त, गड़बड़ हो गया आपका। 101 पे कैसा हो जाएगा? करेक्ट ईशान। अभी स्ट्रॉन्ग बेस सोल्यूशन हो जाएगा ना, तो यू विल हैव टू फोकस ऑन दी OH माइनस कॉन्सेंट्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू 0.1/201, एंड उससे आप फिर POH निकालोगे और फिर pH निकालोगे, तो दैट कम्स अराउंड एज 10.9 या 10.7। एक मिनट देखने दो मुझे। 0.1 डिवाइड बाय 201, इसका लॉग 3.3, 10.7 आ रहा है ना? ठीक है, 10.9 नहीं 10.7 आ रहा है। ठीक है, ये समझ में आया जिसका भी गड़बड़ हुआ है यहाँ पर? प्रशस्त, अच्छा अच्छा। एंड देन 150 पर आप कैलकुलेट करोगे तो 12.3 आ जाएगा, या 12.13 इनफैक्ट। ठीक है, all right. Now if I put this all together, ठीक है, if I put this all together in perspective, तो ये कैसा दिख रहा है आपको? Can you notice something in this table? That around the equivalence point there is a sudden jump in the pH calculation. ये आपको और एविडेंटली दिखेगा अगर आप ग्राफ बनाओगे तो। ठीक है, सो इफ यू टेक दिस डेटा पॉइंट एंड आप प्रॉपर स्केल के साथ में ड्रॉ करोगे, ठीक है, 0 पर pH 1 है, देन 10 ml डालने पर pH 1.1 ही हुआ,
50 ml डालने पर pH 1.5, 99 ml भी डाल दिया तो 3.3, 100 ml पे अचानक 7 हो गया, 101 ml पे अचानक 10.7. ठीक है. So what is it that you are seeing over here? The learning is that there is a sharp change in pH around equivalence point. This particular aspect helps indicators work. कैसे? ये ग्राफ समझ में आया सबको? It's just that प्लॉट कर दिया मैंने प्रॉपर स्केल के साथ में. So this sharp change is something which helps indicators. कैसे? आप नोटिस करो, मान लो मैंने फिनोल्फथलीन डाला होता, ठीक है, ऑलरेडी सोल्यूशन में फिनोल्फथलीन डाला हुआ होता, एंड मैं NaOH को ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहा हूं, तो कैसा होता? मैंने NaOH ड्रॉप करा, कलरलेस था, इनिशियली एसिडिक सोल्यूशन है ना, तो कलरलेस रहेगा फिनोल्फथलीन का कलर. देन 10 ml डाल दिया, 50 ml डाल दिया, इवन 99 ml डाल दिया. ठीक है. फिनोल्फथलीन का रेंज याद है आपको? फिनोल्फथलीन का रेंज कितना होता था? फिनोल्फथलीन का रेंज वाज दिस 8.3 से 10. ठीक है. तो 100 ml डाल दिया. ठीक है. 100 ml इज द इक्विवेलेंस पॉइंट. ठीक है. दिस इज योर इक्विवेलेंस पॉइंट. तब भी फिनोल्फथलीन कैसा है? कलरलेस. ठीक है. कलर चेंज नहीं दिखाया फिनोल्फथलीन में. जैसे ही आपने नेक्स्ट ड्रॉप डाली, ठीक है, मान लो 1 ड्रॉप इज 1 ml, जैसे ही आपने नेक्स्ट ड्रॉप डाली 101 ml पर, pH of the solution shot up to 10.7 and phenolphthalein will show pink color now. ठीक है. When that color change happens, we call it as end point. ठीक है. What is the end point? ठीक है. यहाँ पे नोटिस करना, end point is when the indicator shows the color change. It is more of a experimental point. तो फिनोल्फथलीन के लिए वो आ रहा है 101 ml पर. ठीक है. Is it very close to the equivalence point जहां पर एक्चुअली रिएक्शन कंप्लीट हो रहा था? The answer is pretty close. 1% या उससे भी कम का एरर है, तो it is okay. Phenolphthalein can be used as a suitable indicator for such titration because it will show color change very close to the actual equivalence point. Had I used methyl orange as an indicator, methyl orange का रेंज कितना था? अभी ऊपर नोट्स में मैंने लिखवाया था ना, 3.2 से 4.4. ठीक है. तो मैंने यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज एज एन इंडिकेटर मार्क कर देता हूँ. ये 3.2 से 4.4 इसका रेंज रहेगा. तो अब आप नोटिस करना, मिथाइल ऑरेंज के साथ में क्या होगा? इनिशियली एसिडिक सोल्यूशन है, इट विल शो रेड ऑरेंजिश कलर ऑफ द सोल्यूशन. आप NaOH डाल रहे हो 0 ml, 10 ml, 50 ml, यहाँ तक कि 99 ml तक भी आपने डाल दिया, तो भी आपको ऐसे रेडिश ऑरेंजिश कलर आपको दिख रहा होगा सोल्यूशन का. बट जैसे ही आपने नेक्स्ट ड्रॉप डाला 100 ml, द pH shot up to 7. ठीक है. इट क्रॉस दैट रेंज एंड मिथाइल ऑरेंज का कलर क्या हो जाएगा? येलो. ठीक है. तो आप एंड पॉइंट बोलोगे is very close to 100 ml. Is this quite close to the actual equivalence point? The answer is yes. It is pretty close to the actual equivalence point. So is methyl orange a suitable indicator? Well, yes. Methyl orange
is also a suitable indicator over here. The pH change, it happens so sharp around the equivalence point that वो indicator का range वगैरह इतना matter नहीं करा. We still are able to see a sharp color change. ठीक है, तो ये समझ में आया how indicators are working in this titration. Is this clear with everyone? ठीक. So this was an example of a strong acid, strong base titration. ठीक है, अगर इसमें मैंने उल्टा कर दिया होता, मान लो मैंने स्ट्रॉन्ग बेस बीकर में लिया होता और ऊपर से मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप करके स्ट्रॉन्ग एसिड डाल रहा होता, तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है ना. अगर बेसिक सोल्यूशन से स्टार्ट करते तो पीएच और एसिड ऐड करते जाते तो पीएच ड्रॉप होता रहता, ग्रेजुअली ड्रॉप होता, बट इक्विवेलेंस पॉइंट के अराउंड शार्प चेंज आता. एंड अगेन these two indicators would have helped in identifying that end point. ठीक है, all right, let's look at another example of titration. This time we have titration between a weak acid and a strong base solution. Again, all data is given to you. ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं ये टाइट्रेशन कर रहा हूं, यहाँ पे नोटिस करना. बीकर में मैंने वीक एसिड सोल्यूशन लिया है 0.1 मोलर 100 ml और उसका K आपको दिया हुआ है 10⁻⁻⁵. एंड ऊपर से मैं NaOH ऐड कर रहा हूं ड्रॉप बाय ड्रॉप मैनर में. ठीक है, 0.1 मोलर है. नाउ आई वुड वांट यू टू डू द सेम काइंड ऑफ एन एक्सरसाइज जो हमने ऊपर करा था and come up with the pH based upon how much NaOH would have been added. These are the crucial data points जिनके लिए आप वर्क करो, देन डिस्कस करते हैं. ठीक है, ट्राई करोगे आप लोग इसको. थोड़ा ट्रिकी है बट लेट्स सी इफ यू आर एबल टू गेट इट डन. आपका रिकैप हो जाएगा ऑफ पीएच कैलकुलेशन सिनेरियोज.
ऑलराइट, काफी सारे आंसर्स आए हैं। ठीक है, एक एक करके करना शुरू करते हैं। पहला वाला देखो, वीक एसिड सोल्यूशन रहेगा, तो H प्लस इज रूट KAC और pH 3 आएगा, है ना। 10 ml डालने पर क्या हो जाएगा? रिएक्शन होगा एसिड बेस का, मिलीमोल्स में एनालिसिस करना सीखा है अपन ने, एंड व्हाट यू विल रियलाइज इज एन एसिडिक बफर विल फॉर्म, राइट। तो वो एसिडिक बफर का pH का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, pH will be equal to pK plus log salt upon acid, right? Salt will be 1 upon 110 and acid will be 9 upon 110. 110 तो वॉल्यूम कैंसिल आउट हो ही जाएगी, तो ये अराउंड 4.04 आपका आ जाता है। ठीक है, 50 ml, ठीक है, 50 ml को एक फैंसी नाम भी दिया जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। दिस इज कॉल्ड एज अ हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि 100 ml पर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हो रहा था, तो हाफ न्यूट्रलाइजेशन, और sometimes also called as half equivalence point। तो यहां पर आप नोटिस करोगे अगेन बफर सोल्यूशन ही रहेगा, pH pK के बराबर हो जाएगा इनफैक्ट, बिकॉज सॉल्ट एंड एसिड का बराबर अमाउंट रहेगा। 90 ml स्टिल अ बफर सोल्यूशन, करेक्ट, एंड pH will be 5.96, राइट। समझ में आ रहा है? किसी को डाउट तो नहीं है ना? मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं तो बता देना मुझे, बिकॉज आई बिलीव this is a recap only of what we have studied before। ठीक है, यहां पर अब 100 ml पर एक ध्यान देने लायक बात यह है, ठीक है, विच यू विल अंडरस्टैंड आफ्टर doing the calculation, is that the pH will not be 7 at the equivalence point, rather it will be greater than 7। क्यों? because equivalence point पर strong base weak acid salt बन रहा है ना, like if you do the analysis you will find it's a strong base weak acid salt solution, and you need to then remember how we used to do the pH calculation of that strong base weak acid salt solution। ठीक है, apply that formula, or if you don't want to apply that formula then you go back and remember that it's a weak base solution, and accordingly think of the way in which weak base का pH हम लोग निकाल देते हैं। log 10/200 क्यों करा? कॉन्सेंट्रेशन आप देखो ना, 100 ml ऑलरेडी था और 100 ml NaOH हमने डाला, तो सोल्यूशन का वॉल्यूम तो 200 ml हो गया ना, तो कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा? 10 डिवाइड बाई 200। वो केयरलेस मिस्टेक आप लोग करते हो, उसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। क्लियर है ये?
ऑलराइट, देन इसके बाद में क्या होगा, 110 ml अगर आप डालोगे तो यू एंड अप with a strong base plus weak base solution, right? Strong base plus ये salt रहेगा, but that salt is a weak base only, and you can go ahead and ignore that and then do the calculation. कितना आ रहा है pH बताओ? So इसमें अब आप कैलकुलेट करोगे 11.7 आ रहा है, क्लोज टू 11.7, ठीक है, 1 डिवाइड बाय 210 एंड देन यू टेक द लॉग. 150 ml के लिए आप करोगे तो हाँ 12.3 के अराउंड आ जाएगा, एंड दिस इज व्हाट योर फाइनल टेबल शुड लुक लाइक. ठीक है, किसी को डाउट है इसमें, किसी पर्टिकुलर कैलकुलेशन में नहीं समझ में आया है, व्हाट वुड बी द फाइनल सॉल्यूशन, हाउ इज द पीएच वैल्यू कमिंग, व्हाई इज इट दैट माय आंसर इजंट मैचिंग, let me know, we can discuss.
ऑलराइट, सो अब इसका अगर आप ग्राफ ड्रॉ करोगे, ठीक है, अगेन प्रॉपर स्केल से अगर आप लेकर ग्राफ ड्रॉ करोगे, हाउ pH is varying with the volume of NaOH added, so you will find something of similar nature, ठीक है. इनिशियली ग्रेजुअल चेंज रहेगा इन द pH. व्हाई? बिकॉज इस रीजन में बफर सोल्यूशन था, ठीक है. ग्रेजुअल चेंज इन pH वाज हैपनिंग, देन देयर इज अ शार्प चेंज अराउंड द इक्विवेलेंस पॉइंट, post which again there is a gradual change in pH. This is how the pH changes. Now by looking at how the pH changing, equivalence point पर कितना pH है, we can understand that what will be a suitable indicator over here. ठीक है. If I look at methyl orange for example, methyl orange का रेंज कितना था? 3.3 से 4.1. So I find that methyl orange here fails miserably as an indicator. क्यों? मैंने सोल्यूशन में मिथाइल ऑरेंज डाला, ठीक है, इनिशियल pH 3 था, कलर वाज रेडिश ऑरेंज, but then I added NaOH and soon after say around say 20 ml or something, ठीक है, 20-25 ml के आसपास, 30 ml के अराउंड, ठीक है, I will see बीच में shades of color change happening and then a clear yellow color after say 30 odd ml, ठीक है, which is something problematic because equivalence point of around 30 ml और end point actually color change जहां पे दिख रहा है 30 ml is far away from the actual equivalence point. That means methyl orange isn't a suitable indicator in this titration. What about phenolphthalein? Phenolphthalein का range कितना था? 8.3 से 10 या 8.2 से 10, कितना था? 8.3 से 10, करेक्ट. तो अब आप फिनोल्फ्थलीन के बारे में नोटिस करोगे तो कैसा दिखेगा आपको? इफ यू लुक एट द pH वैल्यूज, आपने NaOH डाला 10 ml, 50 ml, 90 ml तक भी डाल दिया आपने, तो भी कलरलेस ही दिख रहा है. आपने 100 ml डाल दिया, ठीक है, आप इक्विवेलेंस पॉइंट पे आ गए, तब भी आपका जो फिनोल्फ्थलीन है वो कलरलेस ही दिख रहा है अभी सोल्यूशन में. इतना लाइट शेड ऑफ पिंक है कि ह्यूमन आई को नहीं दिख रहा होगा. फिर आपने और डाला NaOH, ठीक है, अगर आप 10 ml डाल देते हो तो आपको एकदम क्लियर कट पिंक कलर दिख जाएगा, ठीक है. बट अगर आप 10 ml नहीं डाल रहे हो, ड्रॉप बाय ड्रॉप ही डाल रहे हो, ठीक है, तो अराउंड समवेयर हेयर, ठीक है, व्हेन द pH ऑफ 10 इज क्रॉस्ड, ठीक है, 104-105 ml के आसपास, ठीक है, व्हेन दिस पिंक कलर स्टार्ट्स टू अपीयर, you will stop the titration and you will note down that the end point is somewhere around 105 ml. Now the actual equivalence point is where? The actual equivalence point is 100 ml, but the end point is coming around 104-105 ml. कितना error है? Around 4-5%, which is not bad, it is okay. यहाँ पर we still can go ahead and say that phenolphthalein is a suitable indicator. अगर हम इसको यूज करके concentration and all determine करने की कोशिश करेंगे तो we should be able to get a very good value of unknown concentration. समझ में आया how this strong base weak acid titration worked, how the pH changed, which indicator out of these two is suitable for us? Any doubt?
कृष्णा का एक डाउट है सर, डज द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिफरेंशिएट these very slightly shades of color? Well, if you use sophisticated techniques, okay, then rather than using electron microscope, there is another that is used, which is conductometric titrations. आपको 12th क्लास में मैं एक चैप्टर पढ़ाऊंगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें we are going to revisit this titrations, and rather than using color based indicators, we will do conductance measurements, and that is something which is going to be a more accurate version. कंडक्टिविटी ऑफ आयंस के ऊपर बेस्ड जो तरीका रहेगा, ठीक है। अभी ये तो क्या है, सिंपल लैब में जो हम लोग कर सकते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस, उसका डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट आई कैन पिक अप ऑन इज अ वीक बेस्ड स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन, ठीक है। वीक बेस्ड स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। एंड लेट मी जस्ट गिव मी वन मोमेंट, let me create that equation for you. Let me create that data point for you, for which you can do the calculations by yourself. Okay, give me one moment. Just give me one moment. All right. In fact, let me use ऊपर वाला ही, ठीक है। सो दिस इज द वीक बेस्ड स्ट्रॉन्ग एसिड टाइट्रेशन। यहाँ पर 100 ml 0.1 मोलर NH4OH सोल्यूशन लिया है, दैट इज योर वीक बेस, एंड NH4OH का Kb का वैल्यू आपको दिया हुआ है 10 की पावर -5, एंड हम लोग HCl सोल्यूशन ऊपर से ऐड कर रहे हैं 0.1 मोलर इन अ ड्रॉप बाय ड्रॉप मैनर, ठीक है। सो आई वांट यू टू डू द सेम कैलकुलेशंस ऑफ हाउ वी हैड डन बिफोर। सो I will put the same table over here, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्या डालूंगा अब मैं यहाँ पर, HCl solution, ठीक है। व्हाट विल बी द फाइनल सोल्यूशन, आपको हर केस में डिटरमाइन करना पड़ेगा एंड pH कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देन ड्रॉ द ग्राफ एज वेल, ठीक है। थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। यू हैव 100 ml NH4OH solution with a concentration 0.1 molar and Kb इसका 10 की पावर -5 है, एंड ऊपर से आप HCl solution डाल रहे हो ऑफ concentration 0.1 molar इन अ ड्रॉप बाय ड्रॉप मैनर, ठीक है। डू दिस एंड
figure out how the graph is going to be and what will be the suitable indicator. ठीक है, इसमें 1.2 help will be that equivalence point पर pH जो है वो 7 नहीं होगा, less than 7 होगा, because of the fact that it's a strong acid weak base salt form होगा यहाँ पे. ठीक है, हाँ, बाकी आप लोग फिगर आउट करना शुरू करो एंड ग्राफ भी ड्रॉ करोगे. ठीक है, ठीक है, और लेट दिस बी योर होमवर्क. ठीक है, लेट दिस बी समथिंग दैट यू फिगर आउट एंड ड्रॉ बाय योरसेल्फ एंड आइडेंटिफाई फिनोल्फ्थलीन एंड मिथाइल ऑरेंज में से कौन सा बेटर इंडिकेटर रहेगा यहाँ पे. ठीक है, ये आप फिगर आउट करो एंड देन फिर हम लोग डिस्कस करते हैं. ठीक है, ग्राफ भी ड्रॉ करना. देन आई थिंक अपना क्लास आई थिंक परसों ही है. कब है? हाँ, परसों है, सैटरडे को. ठीक है, विल डिस्कस देन. चलो, ऑल राइट देन. अरे वाह, ईशान ने तो फटाफट फटाफट करना भी शुरू कर दिया. आई थिंक मोस्टली करेक्ट है ईशान आपका. बट देखना पड़ेगा. ठीक है, मैंने नीचे ही लिखे हुए हैं यहाँ पे ग्राफ वगैरह बना के, तो आप उससे मैच करना एंड देन फिर यहीं से कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स? नहीं कृष्णा, इट इज मोर अबाउट द वे इन विच द साइकिल्स आर. ठीक है, वो एक अलग चीज है जो आई थिंक तुम लोग, तुम्हारे पर्सपेक्टिव से नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को. ठीक है, हाँ, मैं वो जेई मेंस वाला भेजता हूँ आप लोगों को. ठीक है, आई हैव बंडल्ड देम, जस्ट जिप फाइल बना के भेजता हूँ. हाँ, नोट्स में अभी भेज देता हूँ आप लोगों को फटाफट. ठीक है, चलो, ऑल राइट देन, टेक केयर, थैंक यू गाइस, बाय बाय.